कभी मुंबई में दहशत का दूसरा नाम रहे गैंगस्टर अरुण गवली को उनके करीबी डैडी कहकर बुलाते हैं। कभी दूध वाले की गुमनाम जिंदगी जीने वाला गवली पहले गैंगस्टर और फिर पॉलिटिशियन बना। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद राशिद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसा कि हमने वादा किया था कि हम जल्द ही आपके लिए एक ऐसी कहानी और उसके राज और उस किरदार के उतार चढ़ाव के बारे में बताएंगे। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसने मुंबई की गलियों में खौफ का परचम लहराया और फिर विधानसभा में मराठी माड़ूस की आवाज उठाई। वो गैंगस्टर था जिसे लोग डैडी कहते थे। वो राजनेता बना जिसने सलाखों के पीछे भी सुर्खियां बटोरी। यह है अरुण गुलाब गवली की कहानी, एक ऐसी जिंदगी जो किसी बॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं। तो चलिए बिना वक्त गवाए डूबते हैं इस सनसनीखेज कहानी में। ये वो दौर था जब मुंबई अपराध की आग में जल रहा था। हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन जैसे डॉन शहर पर राज करते थे। इन्हीं गलियों में बायकुला की डगड़ी चौल, बायकुला में एक डगड़ी चौल है जहां 17 मई 1955 को जन्म हुआ अरुण गुलाब गवली का। गवली का बचपन आसान नहीं था। उनका परिवार गरीब था और डगड़ी चौल की तंग गलियों में जिंदगी काटना आसान नहीं था। उनके पिता एक मिल मजदूर थे और अरुण ने जल्द ही काम शुरू कर दिया। लेकिन 70 के दशक में मुंबई की मिलों में हड़तालें और बेरोजगारी ने उन्हें एक अलग रास्ते पर ढकेल दिया। अरुण ने रामा नाइक और बाबू रेशम जैसे स्थानीय गुंडों के साथ जुड़ना शुरू किया। ये लोग मिल मजदूरों के हक की बात करते थे, लेकिन उनका असली काम था हफ्ता वसूली और स्मगलिंग। अरुण ने इनके साथ मिलकर BRA यानी बाबू रामा अरुण नाम की एक गैंग बनाई। 80 के दशक तक उनकी गैंग मुंबई के पूर्वी इलाकों में छा गई। लेकिन गवली की जिंदगी में सबसे बड़ा टकराव तब आया जब उनकी गैंग का सामना हुआ मुंबई के बेताज बादशाह दाऊद इब्राहिम से। दाऊद की डी कंपनी पूरे मुंबई पर हावी थी और गवली उसका मुकाबला करना चाहते थे। उनकी दुश्मनी ने मुंबई की सड़कों को खून से रंग दिया। गवली ने डगड़ी चौल को अपना किला बना लिया। वो न सिर्फ गैंगस्टर थे बल्कि स्थानीय मराठी लोगों के लिए एक रॉबिन हुड भी थे। वहां के लोगों का कहना है कि अरुण गवली गरीब को राशन बांटते थे, बच्चों के स्कूलों की फीस भरते थे और इलाके में अपनी पकड़ मजबूत करते थे। लेकिन सवाल यह था कि क्या गवली सिर्फ मसीहा थे या ये उनके गैंगस्टर छवि को छुपाने की चाल थी। 1980 के दशक आते आते गवली अब मुंबई के बड़े खिलाड़ी बन चुके थे। BRA गैंग का नाम खौफ का पर्याय था। लेकिन 1987 यानी 1987 में रामा नाइक और बाबू रेशम की हत्या ने गवली को अकेला छोड़ दिया। अब वो खुद अपनी गैंग के लीडर थे। डगड़ी चौल उनका गढ़ बन गया जहां से वो हफ्ता वसूली, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और स्मगलिंग के धंधे चलाते थे। उस दौर में गवली को एक अप्रत्याशित समर्थन मिला, शिवसेना के बाल ठाकरे का। ठाकरे ने गवली को आमची मुलगा कहा। आमची मुलगा का आमतौर पर मतलब होता है हमारा लड़का। गवली को मराठी जड़ों ने उन्हें शिवसेना के लिए एक आकर्षक चेहरा बना दिया। लेकिन ये दोस्ती ज्यादा दिन तक नहीं चली। 90 के दशक में गवली और शिवसेना के बीच तनाव बढ़ गया। गवली ने शिवसेना के कई कार्यकर्ताओं की हत्या का आदेश दिया, जिसने उनकी छवि को और विवादास्पद बना दिया। इसी बीच गवली ने एक नया रास्ता चुना। वो समझ गए कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया उन्हें सिर्फ जेल या मौत की ओर ले जाएगी। तो उन्होंने 1997 में अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई जिसका नाम था ABS यानी अखिल भारतीय सेना। उनका मकसद था मराठी माड़ूस के हक की लड़ाई और मुंबई के गरीबों की आवाज उठाना। 1997 से गवली की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हुआ। ABS ने मुंबई के बायकुला और विचिन चिपोकली जैसे मराठी इलाकों में तेजी से लोकप्रियता हासिल की। गवली के रॉबिन हुड छवि काम आई। डगड़ी चौल के बाहर लोग राशन कार्ड, नौकरी या दूसरी मदद के लिए कतार लगाते थे। इसके बाद 2004 में गवली ने चिंचपोकली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। मुंबई की विधानसभा में एक गैंगस्टर अब विधायक बन चुका था। उनकी जीत का राज था उनकी मराठी अस्मिता और गरीबों के लिए काम करने की छवि। गवली का राजनीतिक करियर विवादों से भरा रहा। उनके खिलाफ 40 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, जिनमें मर्डर, उगाही, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग शामिल थे। उनके भतीजे सचिन अहिर जो ABS के विधायक थे,
उन्होंने गवली के खिलाफ बगावत कर दी और एनसीपी में शामिल हो गए। इससे एबीएस की ताकत वो कमजोर हो गई। सबसे बड़ा झटका 2007 में आया जब शिवसेना कॉर्पोरेटर कमलाकर जमसांदेकर की हत्या का इल्जाम गवली पर लगा। 2008 में उन्हें MCOCA यानी महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। 2012 में कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी। डगड़ी चौल का डैडी अब नागपुर सेंट्रल जेल की सलाखों के पीछे था। अब यह सवाल उठता है कि क्या ये उनकी कहानी का अंत था। जानकारी के मुताबिक 2012 से गवली जेल में है, लेकिन उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जेल में रहते हुए भी गवली सुर्खियों में रहे। उनकी पत्नी आशा गवली और बेटी गीता गवली ने अपनी पार्टी एबीएस को जिंदा रखा। आशा खुद विधायक रही और गीता कॉर्पोरेटर बनी। 2014 और 2019 में गवली की बेटी गीता ने बायकुला से चुनाव लड़ा, लेकिन हार गई। 2024 में गवली ने अपनी उम्र और खराब सेहत के आधार पर 2006 की रिमिशन पॉलिसी के तहत जल्दी रिहाई की मांग की। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी रिहाई को मंजूरी दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे रोक दिया। इसी साल 2025 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने गवली को 28 दिन की यानी अस्थायी रिहाई दे दी। भले ही जेल प्रशासन ने इसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन इसी के साथ एक और ट्विस्ट सामने आया। 2005 के एक उगाही केस के दस्तावेज 2013 की मुंबई बाढ़ में गायब हो गए। क्या ये महज इत्तेफाक है या कोई साजिश, कोई नहीं जानता। 2024 के महाराष्ट्र चुनाव से पहले गवली की बेटी गीता को शिवसेना के साथ गठबंधन की खबरें आई। साथ ही महाराष्ट्र के विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने एबीएस का समर्थन करने की बात कही। ऐसे में दो बड़े सवाल उठते हैं। पहला, क्या गवली का परिवार फिर से मुंबई की राजनीति में उभरेगा, और दूसरा, क्या अरुण गवली फिर से आजाद होकर मुंबई पर राज करेंगे, या उनकी कहानी जेल के सलाखों में ही खत्म होगी। आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपको मिलेंगे ऐसे ही किसी और शख्सियत की कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।